अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज पकड़नी है तो हमें एक एक विधानसभा सीट की गहराई में उतरना होगा। आज हम गढ़मुक्तेश्वर के चुनावी समीकरणों की एक एक परत खोलेंगे। देखते हैं कि यहाँ जीत और हार का फैसला होता कैसे है। देखिए, असली राजनीति दिल्ली या लखनऊ के गलियारों में नहीं होती, वो गढ़मुक्तेश्वर जैसी जगहों पर होती है। यहाँ की जमीन, यहाँ के बाजार और यहाँ के समुदायों का जो ताना बाना है ना, वही तय करता है कि आखिरकार वोट किस तरफ जाएगा। इस सीट की पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम 5 कड़ियों को जोड़ेंगे। शुरुआत करेंगे 2022 के नतीजों से, फिर यहाँ के सामाजिक समीकरणों को समझेंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था की धड़कन को महसूस करेंगे, इसके चुनावी इतिहास के उतार चढ़ाव देखेंगे और आखिर में भविष्य की जीत का एक मुमकिन खाका तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे ताज़ा नतीजों की। 2022 में गढ़मुक्तेश्वर ने आखिर क्या संदेश दिया, आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं। 2022 के नतीजे देखें तो कहानी बिल्कुल साफ है, एक तरफा। बीजेपी को मिले करीब करीब 44% वोट। ये एक बहुत आरामदायक जीत थी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ही काफी पीछे छूट गए। और यहीं से एक जरूरी ट्रेंड पकड़ में आता है। जीत का अंतर था 26,306 वोट। लेकिन राजनीति सिर्फ जीत के मार्जिन का खेल नहीं है। असली कहानी तो इस आंकड़े के पीछे छिपी है। सवाल यह है कि ये वोट आए कहां से और कौन से वोट थे जो एक जगह पड़ने की बजाय बट गए। और उन बटे हुए वोटों को समझने के लिए हमें गढ़मुक्तेश्वर की सामाजिक बुनावट को बहुत करीब से देखना होगा। यहाँ हर समुदाय की अपनी एक राजनीतिक अहमियत है और उनकी गोलबंदी ही चुनावी नतीजों की दिशा तय करती है। अब देखिए यहाँ का जो सामाजिक समीकरण है वो कितना दिलचस्प है। मतलब कोई एक समुदाय ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरा ही दबदबा है, ऐसा नहीं है। करीब 25% मुस्लिम हैं, 15% जाटव, फिर राजपूत, जाट, गुर्जर भी अच्छी खासी संख्या में हैं। तो ये एक ऐसा गुलदस्ता बन जाता है जहां किसी भी एक पार्टी के लिए सारे वोट एक तरफ ले जाना लगभग नामुमकिन है। और बस यही बात इस सीट को इतना अप्रत्याशित बना देती है। पार्टियां भी अपनी रणनीति इन्हीं सामाजिक समीकरणों पर बनाती आई हैं। ये एक पारंपरिक तरीका है। बीजेपी को आम तौर पर जाट, राजपूत और ब्राह्मणों का समर्थन मिलता रहा है। सपा की ताकत मुस्लिम, गुर्जर और ओबीसी वोटों में है। तो वहीं बीएसपी का जो मुख्य आधार है वो जाटव समुदाय रहा है। और यही है 2022 की जीत का सबसे बड़ा राज। अगर सपा और बसपा के वोटों को जोड़ दें तो वो 50% से ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये वोट एकजुट नहीं हुए, ये एक दूसरे के खिलाफ बट गए और इस बंटवारे ने बीजेपी की जीत का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। यहीं पर एक नागरिक के तौर पर सोचना जरूरी हो जाता है। एक जागरूक मतदाता का फर्ज है कि वो तथ्यों को समझे और गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात रखे। यही हमारे संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद है। लेकिन ये भी सच है कि लोग सिर्फ जाति और धर्म पर वोट नहीं देते। वोट देते समय उनके जहन में घर का चूल्हा, बच्चों की पढ़ाई और खेत की फसल भी होती है। तो चलिए अब गढ़मुक्तेश्वर के आर्थिक मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है। तीर्थयात्री कम हो गए हैं, जिसका सीधा असर स्थानीय व्यापार पर पड़ा है। फर्नीचर के कारीगर बताते हैं कि उनकी आमदनी में 30% तक की गिरावट आई है। गन्ना किसान अपने ही पैसे के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं और पढ़े लिखे नौजवानों के पास ढंग की नौकरियां नहीं हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की चिंताएं हैं जो राजनीतिक हवा का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकती हैं। और ये भावना जमीन पर साफ महसूस की जा सकती है। लोग अब ये कहने लगे हैं कि जाति की राजनीति हमारी असल जरूरतों, हमारी रोटी रोजी के सवाल पर भारी पड़ रही है। ये बेचैनी बढ़ रही है। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं, क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर का अतीत हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के बंधुआ नहीं हैं। ये एक ऐसी सीट है जिसने बड़े बड़े नेताओं के किले ढा दिए हैं। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। एक पूरा दशक समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा, लेकिन 2017 में राजनीतिक हवा पूरी तरह बदल गई। बीजेपी ने न सिर्फ एक जबरदस्त वापसी की, बल्कि 2022 में उस जीत को दोहराकर ये भी साबित कर दिया कि वो कोई तुक्का नहीं था। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। 2012 में बीजेपी महज 2% वोटों पर सिमट गई थी, मतलब लगभग दौड़ से बाहर। और सिर्फ 5 साल बाद 2017 में 41% से ज्यादा वोट लेकर एक तूफानी वापसी की।
राजनीति में इसे ही कहते हैं जमीनी बदलाव। तो सवाल ये उठता है कि इस जटिल समीकरण में जीत का फॉर्मूला आखिर है क्या? इन तमाम आंकड़ों और रुझानों को देखकर क्या कोई ऐसी रणनीति बनाई जा सकती है जो किसी भी पार्टी को जीत की दहलीज तक पहुंचा सके? चलिए, स्रोत में दिए गए ब्लूप्रिंट को देखते हैं। स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक 90 दिन की योजना सुझाता है। पहला महीना सिर्फ सुनना, जमीन पर उतरो, लोगों से मिलो, उनकी समस्याएं सुनो। दूसरा महीना संगठन, जो बातें सुनी हैं उन पर काम करो, कार्यक्रम बनाओ। और तीसरा महीना जुटाना, घर घर जाकर नुक्कड़ सभाओं के जरिए एक एक वोटर तक अपना संदेश पहुंचाओ। इस पूरी रणनीति का सार सिर्फ एक लाइन में है। जाति और धर्म की बहस से ऊपर उठकर लोगों की जेब और पेट से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ो। नौकरी, उद्योग, किसानों का बकाया, ये वो मुद्दे हैं जो हर समुदाय, हर घर को छूते हैं। इस रणनीति का आधार ही लोगों की आवाज सुनना है। और जब हम किसी की बात सुनते हैं तो उनकी निजता और सहमति का सम्मान करना भी बेहद जरूरी है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी सिद्धांत पर बना है। ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि आपसी विश्वास की बुनियाद है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या गढ़मुक्तेश्वर जैसे क्षेत्र में, जहां पहचान की राजनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं, क्या वहां विकास और आर्थिक मुद्दों पर आधारित रणनीति सच में काम कर सकती है? क्या वोटर अपनी जातिगत पहचान से ऊपर उठकर अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए वोट देंगे? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ गढ़मुक्तेश्वर का नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की आने वाली दिशा तय कर सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 4204 2102 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।